के साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ बिहार के सबसे तेज तर्रार लोकप्रिय नेताओं में से एक और सबसे युवा तेजस्वी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी की कमान आपके हाथों में है। हालांकि घोषित तौर पे श्रीमान लालू प्रसाद यादव अभी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सारा जो काम है, नीतिगत फैसले हैं, वो तेजस्वी यादव लेते हैं। कहने वाले उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी कहते हैं। तेजस्वी जी, मैं हिंदी खबर पे स्वागत करूंगा आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, क्या चल रहा है घर परिवार, आपकी तबीयत, माता जी की सेहत, बाबूजी की सेहत, पहले ये बताइए, इंटरव्यू तो होता रहेगा। हाँ, देखिए, हम लोगों की सेहत सब आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से सब ठीक है। लोगों के दुआओं की वजह से घर परिवार सब लोग स्वस्थ हैं। जी, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है भाई साहब? क्योंकि इस बार लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। नीतीश सरकार के निकम्मेपन, नीतीश कुमार की पर्सनल नौटंकियों और पलटीबाजियों से लोग आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। आप में बहुत बड़ी उम्मीद की किरण लोगों को दिखती है। आप कितने आश्वस्त हैं इस बार? देखिए, इस बार हम लोग जो है पूरी तरीके आश्वस्त है। पिछले बार भी मात्र जो है हम लोगों ने बेईमानी करके 8-10 सीटें हराई थी, कुछ 12 वोट से, कुछ 50 वोट से, कुछ 100 वोट से। तो भी अंतर केवल जो है 12,000 का ही रहा। और इस बार पूरी तरीके से हम लोग जो है मजबूती के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं जी। और आप देखिएगा, सरकार इतनी डरी हुई है कि तेजस्वी कोई भी घोषणा कर रहा है, सरकार तुरंत जो है इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी हमने बोला कि पेंशन हम 1500 करेंगे, तो उन्होंने ऐलान कर दिया 1100 करेंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन किया जाएगा, तो वो भी कहते युवा आयोग का गठन करेंगे। आप देखिएगा, ऐसे चाहे नौकरी की बात हो, चाहे लाखों नौकरियां जो हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नौकरियां नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तो आज वो भी जो है नौकरी की बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, हमने कहा कि बिजली जो है 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो आज वो भी कह रहे हैं कि 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हाँ। तो हमने उस समय भी कहा था कि जो हम कह रहे हैं वो सरकार को नाक रगड़वा करके ये काम जो है करवाएंगे, और आज सरकार को वो करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये नकलची सरकार है। आज देखिएगा, हम 1500 कहते तो 1100 ही बढ़ा रहे हैं, 200 यूनिट फ्री में बिजली कह रहे हैं तो 125 यूनिट ही कर रहे हैं। तो ये सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है ताकि बिहार को ये कैसे आगे ले जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट में आप देखिएगा, 20 साल से नीतीश कुमार जी एनडीए से मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं केंद्र में। दोनों जगह इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा इनके सांसद हैं, कई केंद्र मंत्री हैं। लेकिन फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन ये बिहार में है। लोग महंगाई से परेशान हैं। पढ़ाई दवाई के मामले में, चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे हम राज्यों में से हैं। प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे पीछे है, किसानों की आय में सबसे पीछे है। ना कारखाने हैं, ना इंडस्ट्री है, ना आईटी सेक्टर की कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो इन लोगों ने पूरी तरीके से बिहार को जो है बदहाल अवस्था में ला दिया है। और दिन दहाड़े जो है गोलियां चल रही है। एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। कई बलात्कार हो गए। एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ। एक बच्ची बहाली के लिए गई थी, दौड़ में बेहोश हो गई, होमगार्ड के सरकार ने उसको एम्बुलेंस करा करके भेजा, लेकिन उसी एम्बुलेंस में उसके साथ गैंगरेप हो जाता है। 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर दिया जाता है। पटना में 4 घंटे तक बेड नहीं मिलता है, दम तोड़ देती है। नीतीश जी के गृह जिला में बलात्कार होकर के जो है अमानवीय तरीके से शव को जो है खेत में फेंक दिया जाता है और उसमें
11-11 कीले पैरों में ठोकी गई है। बाप रे। तो इस तरह का मेरे घर के बाहर गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री के आवास के घर के बाहर गोलियां चल रही हैं, खेमका जी की हत्या हो रही है, टीचर की हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, वकीलों की हत्या हो रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, डॉक्टरों की हत्या हो रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारा जा रहा है, लोगों के घर में घुस के गोली मारा जा रहा है, दुकान में जो है गोली मारी जा रही है, सचिवालय के बाहर गोलियां चलाई जा रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, यानी अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। पूरी तरीके से बिहार में गुंडा सरकार नहीं, केवल गुंडा ही सरकार चला रही है जी। मैंने और अभी तो 72,000 करोड़ का क्या 80,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट में भी घोटाला पकड़ा गया जी। और सरकार कहती है कि अरे ये घोटाला नहीं है, असल में कहाँ पैसे खर्च हुए इसकी पर्चियां नहीं मिल रही है। तो पर्चियों को आपने जला दिया, फेंक दिया, तो ये तो स्पष्ट है कि आपकी बेईमानी पकड़ी जाती और आपने पर्चियों को ही जो है गायब करा दिया। हिसाब किताब बताइए, बिहार का 80,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है, कोई 1-2-4 करोड़ रुपए नहीं, कोई 200-400 करोड़ रुपए नहीं, 80,000 करोड़ का घोटाला जी। तेजस्वी जी जो है कुछ नहीं कर रही। तेजस्वी जी, मैंने जब पर्चा लीक हुआ था तो पर्चा लीक में विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री महोदय उनका इंटरव्यू किया और उनसे मैंने तीखे सवाल पूछे तो भिनभिना गए, तिलमिला गए और माइक उतारकर विजय कुमार सिन्हा भाग गए। आज 18 जुलाई को मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, टीवी पे दिखाता हूं। मैंने लिखा, नीतीश से ज्यादा निकम्मा, नकारा, अवसरवादी और जनादेश की उपेक्षा करने वाला मुख्यमंत्री दूसरा कोई नहीं। 2.9% कुर्मी जाति के मतदाताओं की आड़ में सत्ता की मलाई के लिए थाली का बैगन बन जाने वाले बिना रीढ़ की हड्डी के शख्स ने डेमोक्रेसी की जितनी ऐसी की तैसी की उतनी किसी ने नहीं की। हैरत तो इस बात पर है कि जंगल राज वाले बिहार में हर दिन नीतीश के सुशासन का मर्डर हो रहा है और पीएम मोदी इसे अपने साथ बगलगीर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों बिहार के लोग खुद अपनी दुर्गति करवाने पर आमादा काहे को हैं। नीचे मैंने लिखा, हर दिन हत्याएं हो रही हैं, निकम्मे नीतीश नौटंकी कर रहे हैं और मोदी मौज ले रहे हैं। आप सहमत हैं इस ट्वीट से? हालांकि मुझे 70,000 गालियां पड़ी हैं। देखिए, गालियां तो हम लोगों को भी सदन में मिल रही है। आपने देखा होगा जो पिछला जो सत्र था, जब हम मुद्दे की बात कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, और हमने भी एक पत्रकार की ही बात की थी और कि भाई आप एफआईआर कर दीजिए, जो एसआईआर का ग्राउंड रियलिटी जो चेक कर रहा था। तो सम्राट चौधरी कहते हो फर्जी है। अब बोले आप कौन होते फर्जी तय करने वाले? उसके बाद तो जो उनकी जो संस्कार का जो है, हम सब लोगों ने देखा कि इनको क्या संस्कार मिला है और उसके बाद बीजेपी के विधायक गालियां देना शुरू कर दिए। खैर, जिस पे हम जाना नहीं चाहते, लेकिन यही बात है। उसी विधानसभा सत्र में जब पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक होने के मामले में मैंने सम्राट चौधरी से पूछा कि बताइए पर्चा लीक हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मानते ही नहीं कि बिहार में कभी पर्चा लीक हुआ। तो आप समझ जाइए कि ये किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जब सम्राट चौधरी मान ही नहीं रहे कि कभी बिहार में पेपर लीक हुआ, बल्कि आपने तो एविडेंस भी दिखाएगा, वो इंटरव्यू हमने भी देखा था जी, जो विजय सिन्हा जी से आप ले रहे हैं, तो कोई जवाब है नहीं इनके पास। तो यानी आप समझ सकते हैं कि आगे यानी पेपर लीक होता रहेगा और हमारे नौजवान जो है सफर करते रहेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे, फिर ये सरकार जो है लाठी डंडे से उनको अस्पताल भेजेगी। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। आप समझ जाइए कितने सालों तक वो परीक्षा का इंतजार करते हैं और परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है। हम यही सवाल पूछे कि 17 महीने जब तेजस्वी था, 5 लाख लोगों को नौकरी हमने जब दिया, टाइम बाउंडिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट निकला, लोगों की परीक्षाएं हुई, रिजल्ट आया और नियुक्ति पत्र भी 4 महीने के अंदर हम लोगों ने दे दिया विदाउट एनी पेपर लीक। तो जब तक आप जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, आप उनको अच्छी जगह पे बैठाए रखिएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दीजिएगा। कई ऐसे अच्छे अधिकारी हैं जो नीतीश जी के राज में जो चंदा नहीं दे पाते उनको किनारे दे दिया जाता है, जो चंदा देता है उनको
उनको मलाईदार पोस्ट मिलती है और वो राजा हो जाते हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री जी की ये स्थिति आ गई है कि उनके मंत्री कहते हैं, उनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि बिहार में कोई अधिकारी उनकी सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट का नहीं सुनता है। तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई है जी। और मुख्यमंत्री तो बेचारे अब अचेत अवस्था में है, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अरे ऊट पटांग बयान देते हैं नीतीश कुमार, कभी किसी महिला का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी विधानसभा में महिला का अपमान करते हैं, कभी ऊट पटांग बयान करते हैं। पटना में जो है वो हत्याएं हो रही हैं, रोहतास में लोग मारे जा रहे हैं, मोतिहारी में मोदी जी के साथ मंच पे नौटंकी कर रहे हैं नीतीश बाबू, ऐसा ऐसा इशारा करके नौटंकी कर रहे हैं। ये किस तरह का सुशासन है भाई साहब? और बिहार के लोग अपनी दुर्गति करवाने के लिए ऐसे राजनेताओं को चुनते क्यों हैं? ये मेरा एक मूल सवाल है भाई साहब। देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि वो उप मुख्यमंत्री जो है बने रहे, लेकिन हमको लगता है कि अब बिहार की जनता इनको वापस लाने वाली नहीं है। और ये बात तो अब अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव तक का नेतृत्व ये करेंगे, चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये जो है समय बताएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। देश के अगर सबसे कोई कमजोर मुख्यमंत्री है तो उनका नाम नीतीश कुमार जी। अब बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, एकदम अचेत अवस्था में है। और हमको तो ज्यादा उम्र में ज्यादा बड़े हैं तो हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता। अब बिहार की जनता इनको दोबारा लाने वाली नहीं, और बीजेपी के लोग भी अब जो है इनसे मुक्ति चाहते हैं। और ये तो केवल चुनाव तक की मजबूरी है, परिस्थिति है बीजेपी को कि नीतीश कुमार जी को लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन आप स्टेज पे देख लीजिए जो हरकतें हम लोग देखते हैं, राष्ट्रगान चल रहा होता है तो चल क्या देते हैं, हरकतें करते हैं। हाँ, विधानसभा में तो खैर मेरी सभी लोगों को कपड़ों को लेकर के सवाल पूछने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति जो है, अपने मंत्री अधिकारियों की किसी का भी पैर छू लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। और अपने ही मंत्री पे श्रद्धांजलि समारोह चल रहा था, अपने मंत्री पे ही फूल फेंकने लगे थे। तो वो सब हम लोगों ने देखा है। अब बिहार के लोग भी आप समझ गई है कि अब शायद मुख्यमंत्री जी की वो स्थिति अब नहीं रहेगी। नहीं, ठीक है, देखिए हर आदमी की उम्र होती है ना, वो भी वृद्ध हैं। 60 के ऊपर के व्यक्ति को हमारे बुंदेलखंड में, मैं बुंदेलखंडी हूं, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं सठिया गया है। अब नीतीश कुमार जी चिर युवा हैं, है ना, वो आपसे अपनी उम्र का मुकाबला करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ऊर्जावान हूं। और उनकी ऊर्जा इतनी सारी बातों में आपने बता दी है ना। तो मुझे इतना बता दीजिए कि नीतीश कुमार जी को अब कब तक धोने की स्थिति है? स्थिति को देखा है। हाँ, और अगर चुनाव के बाद परिस्थितियां बनती हैं तो एक बार फिर तो नहीं आप आ जाएंगे नीतीश जी के साथ में? नहीं, अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश जी कहीं भी रहे, अब वो बैगेज ही रहे। और इस स्थिति में देखिए, भाजपा भी है तो भाजपा को भी अब खटारा गाड़ी पे नहीं बैठना चाहते। कोई गाड़ी आप खरीदी है तो 15 साल से ज्यादा अनुमति सरकार भी नहीं दी थी। तो इस बार बिहार की जनता 20 साल पुरानी खटारा सरकार को झेलने वाली नहीं है। अब बिहार को बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और हम लोग नए लोग हैं, नई सोच है, विजन है, रोड मैप है, बिहार को कैसे आगे ले जाना है, इस पे हम लोग काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे है कि इन्वेस्टर मीट होता है उसमें नहीं जाते, नीति आयोग की बैठक होती है उसमें नहीं जाते। हम लोगों को चाहिए कि कोई इंडस्ट्री लेकर के आए, कोई जो है आईटी हब बिहार को बनाए, एजुकेशनल सिटी यहाँ बनाए। सही बात। पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए लोग जो है बाहर जाना पड़ता है, कहीं इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, ऐसी स्थिति है बिहार में। तो हम लोगों के पास विजन है और बिहार के लोग भी इस बार सब लोग मिल करके, चाहे कोई वर्ग, कोई समाज, कोई जाति, धर्म, इस बार मिल करके जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस को जो है लाने का काम। लेकिन तेजस्वी जी, जब आप ये सब बातें कहते हैं तब जो आपके विरोधी हैं वो मुखर हो जाते हैं। सम्राट चौधरी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग, केंद्रीय नेतृत्व के लोग, वो लगातार लालू प्रसाद यादव जी जो आपके पूज्य पिताजी हैं, उनका नाम लेकर उनके कार्यकाल को जंगल राज के तौर पर परिभाषित करने का काम करते हैं। तो आपका विजन और जंगल राज का स्टैंप
उसमें आप इक्विलिब्रियम कैसे बनाएंगे, कैसे संतुलन बनाएंगे उसमें? जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो अपनी पिछली सरकारों को गाली नहीं देते थे, लेकिन आजकल फैशन हो गया है कि ये लोग पिछली 20 साल पुरानी सरकार को जो है गाली देने का काम कर रहे हैं, हमारे नेताओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी 25 में तो हम भी पिछली सरकार को गाली नहीं देंगे। इनकी अपनी उपलब्धि नहीं है तो सारा दोष और गाली जो है लालू जी पे डाल दो। और ये लोग कौन है दोष डालने वाले? सम्राट चौधरी, आखिर इनको सबसे पहली बार लालू जी ने टिकट दिया, राष्ट्रीय जनता दल से जिताया, राबड़ी जी के कैबिनेट में ये मंत्री बने तो बवाल हुआ इनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, फिर इनको हटा के राबड़ी देवी जी ने इनकी माँ को बनाया। इनके पिता को लालू जी ने कई बार मौका दिया, मान सम्मान दिया, लोकसभा का टिकट दिया, और आज यही लालू जी को गाली दे रहे हैं। आज हमारे पिता को ये अपराधी कह रहे हैं, कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं, जब हमारे पिता को तुम अपराधी कर रहे हो तो हमारे पिता के, आपके पिता जो हमारे पिता के चपरासी थे, फिर पीछे पीछे रहते थे, पान खिलाने का काम करते थे, तो ऐसी भाषा हमको अच्छी नहीं लगती है। नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सही मायने में जंगल राज की बात कर रहे हैं तो आप डेटा देखिए ना, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, ना हमारा आंकड़ा ना किसी का, केंद्र सरकार भारत सरकार का आंकड़ा है। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2005 से लगातार जो है अपराध बढ़े। हाँ, कुछ प्रोपेगेंडा, कोई एक आध चीजों को लेकर के ऐसे बता दो, लेकिन आज की स्थिति क्या है? बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है, वो क्या है? मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल के बाहर गोलियां चल रही है, वो क्या है? लोगों को सड़क पे गोली मार दी जा रही है, 100 से ज्यादा हत्या हो रही है, उसमें क्या कहना है इनका? आज भी घटनाएं जो है एकदम बढ़ चुका है। नहीं, और राबड़ी देवी जी कहती हैं, जो आपकी माता जी हैं, तो कि तेजस्वी यादव जी को 4 बार उपलब्धि नहीं है असल में, 4 बार तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला हुआ और आपको भी जान का खतरा है। भाई साहब, आपकी माता जी ये भी कहती हैं, और कहती हैं बीजेपी वालों से खतरा है। देखिए, 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। अब हमारे घर के बाहर गोलियां चली, विधानसभा में उनके विधायक जो है माइक तोड़ करके मेरी तरफ आ रहे थे तो हमारे विधायकों ने रोका, और कई जगह जो है सड़क हादसा जैसी चीजें जो है और लैक ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इंसिडेंट हुए, तो माँ ने अपनी चिंता को जायज किया है। कोई भी माँ जो है इस मामले में चुप नहीं रहती, जी, सही अपनी बात को रखा है। खैर, उसकी बात छोड़िए, लेकिन लोगों की सुरक्षा की बात अगर आते हैं, बिहार हमारा जब सुरक्षित नहीं है, जब बिहार के सबसे सुरक्षित इलाकों में गोलियां चल रही हैं और हमारे घर में जो गोलियां चलाई गई, 4 राउंड चला, अब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है कि किसने गोली चलाई। ओहो, अच्छा, ये स्थिति है जी। तो जब बिहार का सब, जहाँ सीएम हाउस सामने है, गवर्नर हाउस है, हमारे सामने जज साहब का घर है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, पीछे मंत्री का घर है, अगर उस जगह पे अगर गोलियां, बिहार की स्थिति क्या बनी जी। तेजस्वी जी, मैं 3 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा प्रशांत किशोर को लेकर है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, पानी पी पी कर आपको कोसते हैं, और ऐसा उनका आचरण प्रतीत होता है कि मानो 2014 के दरमियान जो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने संभाली थी, रणनीतिकार थे, अब भी वो उसी भूमिका में हैं। वो बीजेपी वालों से ज्यादा रुष्ट नजर नहीं आते, लेकिन आपके ऊपर निशाना साधते हैं। क्या बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर, ये आप कहना चाहते हैं जो आपके नेता कहते हैं यहां वहां? नीतीश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हाँ, और उसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी का फोन आया उनके पास कि आप अपने पार्टी में जगह दे दीजिए, तो हमने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। ये तो नीतीश जी का, आज तक इस पे कोई खंडन प्रशांत किशोर जी ने नहीं किया। अब अमित शाह जी नीतीश जी को प्रशांत किशोर जी के बारे में क्यों बोलेंगे? ये बात लोग अब समझते हैं कि बिहार में ठीक है, चुनाव है, नई नई पार्टियां आती हैं, लेकिन नवंबर तक सब दुकान बंद हो जाएगा, नवंबर तक ही ये काम जो है चलता रहेगा। और गाली देने से क्या होगा? गाली देने से उन लोगों का मुंह गंदा होगा। जो भी
धारना है, अटैक है, करना है तो करे। लेकिन आज तेजस्वी जो 2020 में जितने मुद्दे को उठाया है वही मुद्दे वो भी उठा रहे हैं। वो भी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो भी पलायन की बात कर रहे हैं, वो भी गरीबी की बात कर रहे हैं, वो भी बेहतर शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। अब बिहार के लोग भी समझते हैं, क्योंकि देखिए अभी एक मंत्री जी ने अपने दामाद को जो है आरएसएस कोटे से आयोग में सदस्य बनवाया। यानी वहाँ आरएसएस कोटा भी चलता है, अमित शाह जी का भी कोटा चलता है और अरुण जेटली जी के कहने पे जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट जेडीयू के जो संजय झा जी हैं वो अरुण जेटली के कोटे से। अच्छा, तो जब इस पार्टी में अरुण जी की बात चलती है, अमित शाह जी की बात चलती है, बीजेपी कोटा है, आरएसएस कोटा है, तो बिहार में बीजेपी कोटा वाला भी पार्टी सब खूब आ रहा है अभी। जी जी और वो सब अपना काम करेगा। अच्छा, लेकिन बिहार की जनता बहुत ही समझदार, सामाजिक रूप से जागरूक है, पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर रहती है, वो सब बातों को जो है चीजों को समझती है। जी, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भूमिका भी बिहार में आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि दिल्ली को जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने जीता, पंजाब में जैसे सरकार बनाई और राष्ट्रीय स्तर पे वो अपने आप को लेकर आए, अरविंद केजरीवाल को भी बिहार में आप आत्मसात करने जा रहे हैं क्या? मेरे पास खबरें हैं कि आप लोगों की बातें चल रही हैं। नहीं, अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल बातें हमसे हुई नहीं है उनकी पार्टी में। हालांकि बहुत सारी पार्टियां जो इंडिया अलायंस में रही हैं वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऑलरेडी हम लोग 6 दल इसमें हैं और पिछला चुनाव भी हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है बिहार में चुनाव लड़ी थी। और हमको लगता है कि कोई भी पार्टी का अगर संगठन जहाँ है तो संगठन की चाहत होती है कि चुनाव जो है लड़ा जाए। जी, लेकिन हम सब लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को मिल करके इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। जी, इन लोगों को गद्दी से हटाना है। जी, और एक गरीब की सरकार को, बिहार को जो नया विजन के साथ जो तरक्की के रास्ते जो ले चले, जी, एक ऐसी सरकार, मजबूत सरकार देना है। तो हमको लगता है कि लोगों को, और जो आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा से जो लोग वाकिफ नहीं है, उन लोगों को मिल करके सहयोग करना चाहिए। लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी आगे कर देती है। झारखंड में अब देखिए उनके बहुत सारे ऐसी स्ट्रैटेजी चलते रहते हैं। बहुत छोटी पार्टियां भी खड़ी करते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी पैसे दे करके खड़ा करते हैं। तो हम लोगों की नजर जो है हर एक तरीके से इस बार हम लोगों ने, भले ही पिछली बार 5-6 सीटों से हम लोग दूर रह गए थे सत्ता से, लेकिन इस बार जो पिछली बार जो भी गलतियां हुई होंगी उसको सुधारते हुए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। सर, लेकिन आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, पहचान चुके हैं सर, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन जब ये चुनाव आयोग की मदद से, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, केंचुआ, जिसे मैं केंचुआ कहता हूं, आरोप आप लोग लगाते हैं कि केंचुआ की मदद से भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं वो हुए पीछे से वोटर लिस्ट में हेरफेर की जाती है और चुनाव जीत लिया जाता है। ये आप लोग आरोप लगाते हैं। ये एसआईआर के माध्यम से बिहार में फिर हो रहा है। तो ऐसे में आप कितनी मेहनत कर लीजिए, जब आपका मतदाता सूची में नाम ही नहीं होगा तो चुनाव आप जीतोगे कैसे भाई साहब? देखिए, हम लोग हर तरीके से लड़ेंगे और चाहे कितना भी तानाशाह आ जाए, बेमानी ये करते रहे, लेकिन हमको लड़ना छोड़ना नहीं है। हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग लड़ सकते हैं। और इसको देखते हुए हम सब लोग जो है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एसआईआर को लेकर के हम लोग गंभीर थे, उसने मामला जो है हम लोगों ने उजागर किया। और जो भी डॉक्यूमेंट ये 11 मांग रहे थे, जो गरीब के पास है नहीं, वही डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। आधार को मना कर दिया, मनरेगा कार्ड को मना कर दिया, राशन को मना कर दिया। तो हम लोगों का था कि और बेटर होता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे 11 मांग रहे हैं वही आधार दे करके ही बनवाना पड़ता है। और 4.5 करोड़ लोग बिहार के बाहर रहते, कहाँ आएंगे, क्या करेंगे, कैसे बनवाएंगे? तो चुनाव आयोग ने जिस प्रक्रिया के साथ किया, पूरी तरीके
तरीके से फर्जीवाड़ा निकला। अभी आप देखिएगा आवासीय पत्र जो है एक निकला है, उसमें डॉग बाबू का निकला है, उसमें कुत्ते की फोटो है, सनी लियोनी का निकल रहा है। तो ये स्थिति तो बिहार की इन लोगों ने कर दी है। खुद ही बीएलओ जो है अंगूठा मार करके अपलोड कर देते, वोटर को पता ही नहीं चल रहा। खैर ये जो भी बातें हैं, हम लोगों के पास जो फरवरी वाला जो इन लोगों ने लिस्ट जारी किया था वो भी है, और अब देखेंगे जो फाइनल लिस्ट आएगा कि क्या डिफरेंसेस है। लेकिन अब तक जो लग रहा है कि 60-65 लाख वोट जो है काटे जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 15 भी गलतियां इलेक्शन कमीशन की होगी तो एसआईआर को रद्द कर सकता है जी। तो हम लोग जो है पूरी तरीके से अलर्ट हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सदन में भी आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, और सड़कों पे भी हम लोगों ने बिहार बंद किया है। और राखी के बाद हम और राहुल जी जो है पूरे बिहार की यात्रा में हम लोग निकलेंगे, और मजबूती के साथ जनता को जो है जागरूक किया जाएगा जी। अगर ये लोग ठीक से माने नहीं तो हो सकता है हमारे लिए एक रास्ता भी विकल्प है खुला हुआ कि चुनाव का भी बहिष्कार करना पड़े, तो हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पे बहुत बड़ी खबर तेजस्वी यादव आप दे रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग गड़बड़ियां करता रहता है और सत्ताधारी दल बीजेपी के दबाव में रहता है तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक वो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकती है, ये आप कह रहे हैं सर? एकदम एकदम एकदम। जब अगर आप बेईमानी करना ही है, आपने सब कुछ तैयार कर ही लिया है, तो चुनाव का क्या फायदा? क्यों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए आप इस पे पैसे खर्च करोगे? दूसरी बात कि हम लोग को इसका जो संदेश जो है अनेक राज्यों में जाएगा और दूर तक जो है इसका संदेश जो है जाएगा। हम लोग सत्ता के लोभी नहीं है, लेकिन अगर हमारा संविधान और लोकतंत्र को आप लोकतंत्र की जननी से खत्म कीजिएगा बिहार, तो ये हम लोग बैठ करके तमाशा नहीं देखेंगे। बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, यहीं से पूरे विश्व में दुनिया में हम लोगों ने लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो है बिहार ने दिया है, और आप चाहते हो कि यहीं से खत्म करें, इसको हम लोग खत्म और किस नहीं होने देंगे। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए अगर बहिष्कार भी करना पड़े, जब वोटर ही वोट नहीं डालेगा, आप ही इलेक्शन कमीशन बैठ के ज्ञानेश गुप्ता वोट डालते रहेंगे, तो क्या मतलब है? जी तेजस्वी यादव जी, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप जैसा जो युवा है वो युवा सोच के साथ अगर सामने आता है और अपने प्रदेश का विकास करना चाहता है, प्रदेश में उद्योग धंधे लगाना चाहता है, रोजगार देना चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए एक वेलकम साइन है, क्योंकि अभी तक तो बिहार में इन तमाम डेवलपमेंटल मुद्दों पे बात ही नहीं होती। बात होती है राम रहीम पर, हिंदू मुसलमान पर, शमशान कब्रिस्तान पर, अगड़ा पिछड़ा पर, दलित और यादव पर, मुसलमान पर, मुर्दों की बात होती है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। सो मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कोई ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया हूं आपसे और आपको लगता है कि ये कहा जाना जरूरी है हमारे 19 करोड़ दर्शकों के सामने, तो आप कह सकते हैं सर। देखिए, हम बस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहेंगे कि संविधान है, तभी हम लोग संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप सब लोग भी इलेक्शन कमीशन से आवाज उठाइए, ताकि निष्पक्ष चुनाव जो है बिहार में ये लोग कराएं। और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं, अतुल जी आपको भी धन्यवाद देते हैं कि बिना डर सच्चाई जो है सरकार के सामने और सरकार से पूछते हैं। आजकल बहुत ही कम ऐसे पत्रकार और चैनल हैं जो इतनी गंभीर विषयों को, मुद्दों की बात को और जो सत्य है आप रखने का काम करते हैं, तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जनहित में, जनता के भले के लिए जो जमीनी स्तर पे आप काम कर रहे हैं और वो काम आप और आगे करते रहें और आपके जो प्रयास है वो सफल साबित हो। हिंदी खबर पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।